नमस्कार साथियों, फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल जीके राजेश चौधरी पर आपका स्वागत। और हमने जो पिछले दो वीडियो थे जिसमें मानव ब्लड और मानव कंकाल के बारे में बात की थी, और जो आज का हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा मानव रोग। मानव रोग। और यह जो मानव रोग वाला वीडियो है, यह भी 12th क्लास का एक चैप्टर है और मानव रोगों के बारे में कंपटीशन लेवल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो रोग होते हैं उसमें मानव रोग होता क्या है। यदि हमारी बॉडी कार्य करने में शीर्ण, कमजोर और जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है वो भी डाउन या कमजोर होती है, तो हमारी बॉडी अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाती है। और इन मानव रोगों में इनकी जो मुख्य श्रेणियां हैं वो मुख्य श्रेणियां दो है। एक तो है जन्मजात रोग और दूसरा है उपार्जित या जिसको बोलेंगे अर्जित रोग। अब जो जन्मजात रोग होते हैं पहली श्रेणी के अंतर्गत, वो जन्मजात रोग ऐसे रोग होते हैं जो जन्म से ही लागू होते हैं, और जो उपार्जित या अर्जित रोग होते हैं वो जन्म लेने के बाद में किसी बाहरी या आंतरिक कारक या फैक्टर्स की वजह से हमारी बॉडी में हो जाते हैं। और इन जन्मजात रोगों के अंतर्गत कई रोग आनुवंशिक रोगों की यानी पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले रोगों की श्रेणी में भी आते हैं। जैसे इन रोगों में या जन्मजात रोगों में हीमोफीलिया, वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया रोग जैसे रोगों के बारे में हम बात कर सकते हैं। और उपार्जित या अर्जित रोगों में हम दो प्रकार के रोग अर्थात उपार्जित या अर्जित जो रोग है उनको पुनः दो भागों के अंतर्गत डिवाइड किया जाता है। यानी ऐसे रोग जो जन्म लेने के बाद में किसी आंतरिक या बाहरी कारक, जैसे बहुत सारे जैविक कारक, रासायनिक कारक, भौतिक कारक या अन्य कारक, उनके माध्यम से जो हो जाता है रोग जन्म लेने के बाद में, वो होता है उपार्जित या अर्जित। और ये उपार्जित या अर्जित रोग जो होते हैं वो पुनः दो श्रेणियों के अंतर्गत डिवाइड किए जाते हैं। एक रोग तो ऐसा होता है जो होता है संक्रामक रोग, और एक रोग ऐसा होता है जो होता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग का मतलब होता है एक दूसरे में फैलने वाला, अर्थात रोगी व्यक्ति के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति में जो रोग फैल जाता है वह संक्रामक रोगों की श्रेणी में आता है। और असंक्रामक रोगों में वह रोग होता है जो केवल रोगी व्यक्ति तक ही सीमित रहता है, जो रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलता है। अब इन संक्रामक रोगों में हम आगे एग्जाम्पल की बात करें तो संक्रामक रोग जो रोगी से स्वस्थ में फैल जाते हैं, अर्थात एक दूसरे के अंदर फैलने वाली बीमारी होती है, उनमें बहुत सारे जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, कवक जनित सारे के सारे बीमारियां होती है। उनमें से बहुत सारे बेहद एग्जाम्पल इसमें आते हैं। और असंक्रामक रोगों में जैसे विटामिनों की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग या अभावजन्य रोगों को हम बोल सकते हैं। कैंसर जैसे रोगों के बारे में हम बोल सकते हैं, इसमें वो इसके अंतर्गत आते हैं जो केवल रोगी व्यक्ति तक सीमित रहते हैं। अब आगे जो हमारा आज का टॉपिक है मानव रोग, और इस मानव रोगों में हम बात करेंगे संक्रामक रोगों के बारे में। संक्रामक रोगों के बारे में, यानी जो रोगी से स्वस्थ व्यक्ति के अंतर्गत फैलने वाले होते हैं, उनमें अलग अलग जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ जनित जो भी रोग होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और इस मानव रोग में सबसे पहले आज हम इस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं वो है जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा फैलने वाले रोग। बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा फैलने वाले रोगों को पढ़ने से पहले, जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, ये एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है जिसकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा ही की गई थी। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी अर्थात बैक्टीरिया या जीवाणु का अध्ययन जिस ब्रांच में करते हैं
उसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान। उसके जनक या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी वो भी है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और आज हम बात करेंगे जीवाणु जनित रोगों के बारे में। और जो जीवाणु जनित रोग होते हैं वो मानव बॉडी में संक्रामक और असंक्रामक दोनों की श्रेणी के अंतर्गत भी आते हैं। उसमें से सबसे पहले जीवाणु जनित रोगों में बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे टीबी, कोष्ठ, हैजा, टिटनस, प्लेग या काली मूत्र रोग बोल सकते हैं उसको, काली खांसी, सुजाक, गोनोरिया, ये बहुत सारे रोग इसमें होते हैं। जिसमें से सबसे पहले जीवाणु जनित रोगों की जो ट्रिक होती है वो आपके सामने होगी। टीटी, डिक्की में कुछ पक्की काली टिकट है या नहीं। इस ट्रिक के माध्यम से आपको जीवाणु जनित रोगों के बारे में देखना होगा। टीटी, टीटी यानी होगा टिटनस रोग, टिटनस रोग। डिकी, डिकी यानी होगा डिप्थीरिया रोग, डिप्थीरिया रोग। में यानी मोती जरा यानी टाइफाइड रोग बोल सकते हैं, अंतर्जवर बोल सकते हैं। कु यानी कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं हैंसन का रोग। पक्की यानी प्लेग रोग, चूहों की वजह से फैलने वाला। काली मौत रोग। काली, काली यानी काली खांसी, काली खांसी या कुकर खांसी जिसको बोलते हैं 100 दिवसीय कफ। टिगट, टिगट यानी टीबी, टीबी रोग। है यानी हैजा। या यानी याज। और नहीं यानी न्यूमोनिया, न्यूमोनिया रोग। और इसके अलावा भी जैसे ट्रिक के अंतर्गत कुछ रोग नहीं आते हैं, वो है सुजाक, गोनेरिया, सुजाक और गोनेरिया रोग। ये रोग जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग होते हैं। इनमें से कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है। उनमें 4 ऑप्शन देते हैं, बाकी 3 ऑप्शन विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ या अन्य, और एक जीवाणु वाला पूछते हैं। और इनमें यदि आपको ट्रिक याद है तो उनके माध्यम से आप ऑप्शन को चूज कर सकते हो बिल्कुल सही तरीके से। तो इन रोगों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो जो मानव बॉडी में जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग है वो बहुत सारे, टिटनस, डिप्थीरिया, मोतीजरा या टाइफाइड, कुष्ठ या हैंसन का रोग, प्लेग या काली मौत रोग, काली खांसी या कुकर खांसी रोग, टीबी या तपेदिक या क्षय रोग, हैजा, याज, न्यूमोनिया, गोनेरिया और सुजाक जैसे रोगों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जीवाणु जनित रोगों के बारे में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला मानव बॉडी में जो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग होता है उसका अध्ययन करेंगे, वो होगा टीबी रोग, वो होगा टीबी रोग। अब देखिए, सबसे पहले जो टीबी रोग है, यह टीबी रोग हमारी बॉडी में किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा। परंतु उस जीवाणु का नाम क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो जीवाणु होता है वो टीबी रोग को फैलाने वाला जीवाणु होता है। साथ में जो टीबी रोग है, इस टीबी रोग के जो अन्य नाम है वो होता है क्षय रोग, क्षय रोग, तपेदिक रोग, तपेदिक रोग, यक्ष्मा रोग, यक्ष्मा रोग, राजेस्मा रोग, राजेस्मा रोग और ट्यूबरकुलोसिस रोग, ट्यूबरकुलोसिस रोग। इन नाम से भी इनको जानते हैं। क्षय अर्थात हम इनका अलग अलग जो नाम है वो यहां पर किस लिए हुआ? सबसे पहले क्षय रोग यानी जिसको टीबी रोग होता है उसमें काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तपेदिक रोग जिसको टीबी रोग होता है उसके शरीर का ताप बढ़ना शुरू हो जाता है। यक्ष्मा या राजेस्मा रोग यानी पुराने जमाने में क्या होता था? टीबी रोग से ग्रसित जो आदमी था पहले यदि वो टीबी रोग से ग्रसित होता था और उसके बाद में बिल्कुल ठीक होने के बाद में
दूसरी जगह से अपने स्थान पर प्रवेश करने से पहले जो भी वहां का राजा होता था उसको उसके रूप में पत्र लिखना पड़ता था। इस कारण इसका नाम यहाँ पर यक्षमा या राजस्मा के नाम पर पड़ा है। और एक है ट्यूबरक्लोसिस जो जीवाणु के आधार पर पड़ा है। तो यहाँ पर टीबी रोग के अन्य नाम भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे जो टीबी रोग, मान लीजिए XYZ कोई भी आदमी है, उसको टीबी रोग हो गया है और उसके टीबी रोग में जो प्रभावित होने वाला अंग होता है वो मानव बॉडी के बहुत सारे पार्ट होते हैं, केवल फेफड़ा नहीं होता है। फेफड़े के साथ में मस्तिष्क, गुर्दे, गर्भाशय और फेफड़ा और अन्य शरीर के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं। यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछते हैं टीबी रोग के द्वारा मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है। वहां पर 4 ऑप्शन होते हैं आपके सामने, फेफड़ा, मस्तिष्क, गुर्दा या सभी, या शरीर के विभिन्न पार्ट। तो हम यहाँ पर बिल्कुल बिना पढ़े बिना देखे डायरेक्ट ऑप्शन को चूज करते हैं, वो करते हैं फेफड़ा। परंतु वो फेफड़ा वहां पर होता है रॉन्ग। यहाँ पर फेफड़ा न होकर सब लगभग होते हैं शरीर के सभी पार्ट, शरीर के सभी पार्ट जो टीबी रोग के अंतर्गत प्रभावित होने वाले अंगों के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो टीबी रोग होता है इसमें मेन मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला पार्ट होता है फेफड़ा। मेन मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला पार्ट फेफड़ा, बाकी उसके अलावा मस्तिष्क, गुर्दे और शरीर के विभिन्न पार्ट भी इसमें प्रभावित होते हैं। इसके अलावा जो स्त्रियां होती है उन स्त्रियों में जो टीबी रोग होता है उसमें खास तौर से जो प्रभावित होने वाला पार्ट होता है वो होता है गर्भाशय। इसके अलावा हम यहाँ पर टीबी रोग के बारे में देखें तो जो टीबी रोग होता है या क्षय रोग या तपेदिक रोग होता है, इस टीबी रोग के बचाव के लिए, टीबी रोग के बचाव के लिए एक टीका लगाया जाता है, एक वैक्सीन है जिसका नाम है BCG का टीका। BCG का टीका, बेसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन, अर्थात बेसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन। इसमें जो बेसिलस है वो जीवाणु के आधार पर है और कॉलमेंट और ग्यूरिन 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनकी खोज की थी और इसको बोलते हैं BCG का टीका जो उसके बचाव के लिए लगाया जाता है। इसके लिए साथ में जो टीबी रोग से ग्रसित आदमी है उसमें उसकी जांच या टेस्ट किया जाता है। तो उसकी जांच या टेस्ट के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट अपनाया जाता है। और जांच या टेस्ट के लिए जो पार्ट या जो मुख्य पार्ट होता है जिसकी भूमिका होती है वो होता है बलगम। उस बलगम के आधार पर इसमें मॉन्टेक्स टेस्ट अपनाया जाता है। इसके साथ में बलगम क्यों लिया, क्योंकि जो टीबी रोग है उसको, जिस टीबी रोग से ग्रसित जो भी आदमी है उसको बार बार खांसी के साथ खून और बलगम का आना होता है। साथ में यहाँ पर मेन मुख्य बात यह है कि टीबी रोग के उपचार के लिए WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा एक जो प्रणाली अपनाई गई वो प्रणाली अपनाई गई DOTS, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म प्रणाली, जो 1997 के अंतर्गत WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अपनाई गई थी इसके उपचार के लिए, जो बहुत ही बेहद और रोचक क्वेश्चन है। इसके उपचार के लिए कौन सी प्रणाली, DOTS, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म प्रणाली। इसके साथ साथ में हमारी भारत सरकार के द्वारा सन 1962 में टीबी रोग के लिए राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम भी अपनाए गए। इसके साथ साथ में जैसे यहां पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा टीबी रोग को एक प्राकृतिक आपदा की संज्ञा भी दी गई, और क्यों दी गई उसके आधार पर ही डॉट्स प्रणाली अपनाई गई। डॉट्स प्रणाली का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म प्रणाली, अर्थात जो भी टीबी रोग से ग्रसित आदमी है उसका जो डॉक्टर इलाज कर रहा है उसको वह डायरेक्ट उसके रूप में इस प्रकार से उसकी जो मानसिक या शारीरिक भावना है उसको उस प्रकार से वो लाचार करता है कि ये आपको टेबलेट लेनी ही पड़ेगी, और उसके आधार पर उसका इलाज संभव होता है। नहीं तो यानी जो 7 डेज की जो टेबलेट लिखते हैं उसमें से 5 डेज की टेबलेट लाता है आदमी और उसमें से वो 2 दिन की टेबलेट खाता है और बाकी को फेंक देता है। उसकी वजह से वह इलाज पूर्णतया ठीक नहीं हो पाता है। इसके कारण उसको WHO ने प्राकृतिक आपदा के तौर पर भी इसको बताया गया है, और इसके लिए 1997 में डॉट्स प्रणाली जो है वो अपनाई गई थी। तो यहाँ पर टीबी रोग को फैलाने वाला जीवाणु, बचाव, उपचार, जांच, प्रभावित होने वाले अंग में लक्षण,
और अन्य नाम जो भी है और उनके उन्मूलन कार्यक्रम कब अपनाए गए थे उनके बारे में आपको टीबी रोग के बारे में सारी जानकारी रखना है। और टीबी रोग के बाद में अगला जो दूसरा रोग होगा जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग, वो होगा कुष्ठ रोग। जो दूसरा रोग होगा टीबी रोग के अलावा वो है कुष्ठ रोग। देखिए कुष्ठ रोग को बोलते हैं हैंसन का रोग। हैंसन का रोग, कुष्ठ रोग को बोलते हैं हैंसन का रोग, और इसी को बोलते हैं लेप्रोसी रोग। लेप्रोसी रोग, कुष्ठ रोग, हैंसन का रोग या लेप्रोसी रोग जो है यह भी मानव शरीर में जीवाणु के द्वारा होता है। और जो जीवाणु होता है उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु। माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु। इसके साथ साथ में जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु होता है यह हमारी बॉडी में प्रभावित करने वाला जो पार्ट होता है, अर्थात हम बोलेंगे कि कोई एक आदमी है जो कुष्ठ रोग से ग्रसित है तो उसमें उस जो जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु है वह उस कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति की बॉडी में उसकी त्वचा और उसका तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित कर देगा। अर्थात त्वचा और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा तो त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते और दाने उभर जाएंगे। और जो हैंसन का रोग या कुष्ठ रोग है, इस हैंसन के रोग या कुष्ठ रोग के लिए जो विश्व बैंक है उस विश्व बैंक की सहायता से 1993 में एक उपचार के लिए बेहद प्रक्रिया अपनाई गई जिसका नाम है MDT। यानी कहा जाता है MDT को अपनाओ, कुष्ठ रोग को दूर भगाओ। MDT का मतलब होता है मल्टी ड्रग्स थेरेपी। मल्टी ड्रग्स थेरेपी यानी बहु औषधीय उपचार। बहु औषधीय उपचार वो 1993 में विश्व बैंक की सहायता से अपनाई गई थी इस कुष्ठ रोग के लिए। और इस कुष्ठ रोग के लिए हमारी भारत सरकार के द्वारा 1955 में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम भी अपनाए गए। और यहाँ पर मेन मुख्य क्वेश्चन आता है कि MDT प्रक्रिया किस रोग के इलाज के लिए अपनाई जाती है, वो होती है कुष्ठ रोग के लिए मल्टी ड्रग्स थेरेपी। इसके अलावा इसके लिए वैक्सीन या टीका भी होता है जो होता है लेप्रोविक टीका। लेप्रोविक टीका तो इसमें भी आपको कुष्ठ रोग के अंतर्गत जीवाणु का नाम, प्रभावित होने वाले पार्ट का नाम, टीके का नाम, MDT प्रक्रिया के बारे में कब और किसके द्वारा अपनाई गई और लक्षणों के बारे में ध्यान रखना है। तो कुष्ठ रोग और टीबी रोग। उसके बाद में जो तीसरा रोग होगा हमारा वो होगा टिटनस रोग। वो होगा टिटनस रोग। देखिए टिटनस रोग को हम बोलेंगे धनुषाकार या धनु स्तंभ रोग। धनुषाकार या धनु स्तंभ रोग यानी इसको हम हमारी आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं धड़कियों रोग। ठीक है, जो टिटनस रोग या धनुषाकार या धनु स्तंभ जो रोग होता है यह एक प्रकार का असंक्रामक रोग होता है। खास बात तो ये ध्यान रखना है कि यह संक्रामक की श्रेणी में नहीं आता है, यह असंक्रामक रोगों की श्रेणी में आता है। साथ में यह भी जीवाणु के द्वारा फैलता है और उस जीवाणु का नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी जीवाणु। क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी जीवाणु। और जो टिटनस रोग होता है क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग, यह जंग लगे हुए लोहे की लग जाती है मानव बॉडी पर तो भी टिटनस रोग या धनुषाकार रोग होने की शिकायत रहती है। अर्थात यह जो क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु होता है यह मिट्टी में मुक्त रूप से पाया जाने वाला जीवाणु होता है जो जंग लगे हुए लोहे की वजह से भी हो सकता है। और इस टिटनस रोग के लिए जो गर्भवती महिला होती है उस गर्भवती महिला को टीटी यानी टिटनस टॉक्साइड का टीका अनिवार्य रूप से लगवाया जाता है। टीटी का टीका या टिटनस टॉक्साइड का टीका अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। इसके अलावा इस टिटनस रोग के उपचार के लिए एक बेहद टीका होता है जिसका नाम होता है DPT का टीका। DPT का टीका। यह DPT का टीका एक ऐसा टीका होता है जो केवल टिटनस रोग के लिए नहीं बाकी 2 अन्य रोगों के लिए और होता है। यानी डी यानी डिप्थीरिया जो भी इसमें आएगा,
पी यानी पर्टुसिस यानी काली खांसी 100 दिवसीय कफ, और टी यानी टिटनस। इन तीनों रोगों के उपचार के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और हमारी भारत सरकार के द्वारा हमारे देश को सन 2015 में टिटनस मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको मिलता है कि इसको फैलाने वाला या टिटनस रोग को फैलाने वाला जो जीवाणु होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। उसी प्रकार से एक जीवाणु होता है जो होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म बोल सकते हैं, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, जो खाद्य विषाक्त यानी जो खाने योग्य सामग्री होती है उसमें जहर विष पैदा करने वाला होता है। और जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म जीवाणु होता है, बोटुलिज्म जीवाणु होता है, उसी प्रकार क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु होता है, वह टिटनस रोग को फैलाने वाला होता है। तो यहाँ पर खाद्य विषाक्त को या खाद्य विषाक्त की क्रिया में भूमिका निभाने वाला जो जीवाणु होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म जीवाणु, जो खाने योग्य सामग्री को खराब कर देता है। और आगे जो टिटनस रोग होता है, टिटनस रोग, इसमें एक बेहद मुख्य बात है, असंक्रामक रोगों की श्रेणी में आने वाला रोग टिटनस रोग। और 2015 में हमारे इंडिया को टिटनस मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया गया है। और गर्भवती महिलाओं को टीटी का टीका या टिटनस टॉक्साइड का टीका अनिवार्य रूप से, और इसके इलाज के लिए डीपीटी का टीका, जो 3 रोगों में होता है बताया था, डिप्थीरिया, पर्टुसिस या काली खांसी और टिटनस। आगे अगला जो रोग होगा वो होगा हमारा चौथा रोग, टाइफाइड रोग। टाइफाइड रोग, देखिए टाइफाइड रोग को बोलते हैं मोतीझरा रोग, मोतीझरा रोग। इसको बोलते हैं अंतर्जवर रोग, अंतर्जवर रोग। देखिए जो टाइफाइड रोग है, टाइफाइड रोग यह संक्रामक की श्रेणी में आता है। और टाइफाइड रोग या मोतीझरा रोग या अंतर्जवर जो रोग होता है, इसको फैलाने वाला जो जीवाणु होता है वो होता है साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। और यह साल्मोनेला टाइफी जीवाणु जो हमारी बॉडी में टाइफाइड रोग फैलाता है, इसके द्वारा जो प्रभावित होने वाला अंग होता है वो होता है छोटी आंत, वो होता है छोटी आंत। और इस साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होने वाला टाइफाइड रोग या मोतीझरा रोग या अंतर्जवर रोग जो होता है उसमें छोटी आंत प्रभावित होती है। तो बार बार हैजे जैसे रोग के भी लक्षण होते हैं, और उसके साथ साथ में छोटी आंत में भी जो प्रभावित होने वाला पार्ट है वो दिखाया जाता है। और टाइफाइड जो रोग होता है इसके उपचार के लिए टीएबी का टीका लगाया जाता है। जैसा आप सभी को ध्यान है, अब की बार के 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो था टीएबी का टीका किस रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है। वो टाइफाइड रोग या मोतीझरा रोग के इलाज के लिए लगाया जाता है। साथ में इसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधियां भी काम में ली जाती है। अब ये एंटीबायोटिक औषधि होती क्या है? ऐसी औषधियां जो हमारे शरीर में जितने भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलने वाले रोग है उनके प्रति जो कार्य करने की क्षमता है उसको बढ़ाने में योगदान करती है, वो होती है एंटीबायोटिक। या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का कार्य करती है, वह होती है एंटीबायोटिक औषधियां। और एंटीबायोटिक औषधियों की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उनके द्वारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिनके द्वारा इनकी खोज की गई थी। सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक औषधि है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक कवक प्रजाति थी जो सूक्ष्म जीव होता है उसके द्वारा खोजी गई थी। तो टीएबी का टीका टाइफाइड या मोतीझरा रोग के इलाज में लगाया जाता है। और इन 4 रोगों के बाद में टीबी, कुष्ठ और टिटनस और टाइफाइड, 4 रोगों के बाद में अगला रोग होगा हैजा रोग। अगला रोग होगा हैजा, 5वां। जो हैजा रोग होता है उसको बोलते हैं कोलेरा रोग। और जो हैजा रोग होता है इसका फैलाव दूषित जल और भोजन का सेवन करते हैं तो उसके माध्यम से भी हो जाता है। इसके साथ साथ में
जो हैजा रोग होता है उसको फैलाने वाला जो जीवाणु होता है उसका नाम होता है विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी। हम जो कोमा लगाते हैं उस कोमा के आकार का ये जीवाणु होता है विब्रियो कोलेरी जीवाणु। जो जिस आदमी की बॉडी में हैजा रोग होता है उसकी बॉडी में प्रभावित करने वाला जो अंग होता है उसका नाम होता है छोटी आंत। अर्थात जिसको हैजा रोग होता है उल्टी और दस्त होती है, परंतु जो चावल का पानी होता है उस चावल के पानी के समान जो दस्त होती है वह इस हैजा रोग में होती है, उल्टी और दस्त। और इसमें डिहाइड्रेशन की जो समस्या है वो भी सामने आती है। अर्थात इसमें जो दूषित जल और भोजन का सेवन है उसके माध्यम से भी रोग फैलता है। और जो हैजा रोग होता है तो इस हैजा रोग के लिए उपचार के लिए मुख्य रूप से ORS का घोल भी पिलाया जाता है, एंटीबायोटिक औषधियां भी ली जाती है और हैजे का टीका भी लगाया जाता है। अर्थात इसके टीके का नाम होता है, इसके नाम से ही हैजे का टीका। और जो हैजा रोग होता है उस हैजा रोग में जो ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का जो घोल पिलाया जाता है उसके माध्यम से डिहाइड्रेशन की समस्या है उसको दूर किया जाता है। अगला रोग जो हैजा रोग, उस हैजा रोग के बाद में जो हमारा अगला रोग होगा वह रोग होगा प्लेग रोग। प्लेग रोग। देखिए जो प्लेग रोग होता है इस प्लेग रोग को बोलते हैं काली मौत रोग। काली मौत रोग। सन 1994 की बात है और 1994 में गुजरात में यह रोग महामारी के रूप में फैला था और वहां पर इस महामारी के कारण या इस गुजरात में फैले हुए महामारी के कारण कई लोगों की जान भी चली गई थी। और जो प्लेग रोग होता है यह एक विशेष प्रकार का जीवाणु, यानी जो प्लेग रोग को फैलाने वाला जीवाणु होता है वो होता है चूहों पर। चूहों के माध्यम से भी फैलने वाला रोग होता है प्लेग रोग या काली मौत रोग। और इस प्लेग रोग या काली मौत रोग के उपचार के लिए मुख्य रूप से एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधियां काम में ली जाती है। साथ में जो प्लेग रोग है उसको फैलाने वाला मुख्य जीवाणु होता है वो मुख्य रूप से चूहे के ऊपर वाहक के रूप में कार्य करता है। अर्थात जहां पर चूहे ज्यादा होते हैं वहां पर प्लेग रोग फैलने की शिकायत भी ज्यादा होती है, जिसको काली मौत रोग के नाम से भी जानते हैं। और इस प्लेग रोग को फैलाने वाले जो जीवाणु होता है उसका नाम होता है यार्सिनिया पेस्टिस। यार्सिनिया पेस्टिस। प्लेग रोग को फैलाने वाले जीवाणु का नाम होता है यार्सिनिया पेस्टिस। इसके साथ में अगला रोग जो प्लेग रोग है उस प्लेग रोग के बाद में हमारा जो अगला रोग होगा वह होगा काली खांसी रोग। काली खांसी रोग। और जो काली खांसी रोग है इसको हम बोलेंगे कुकर खांसी रोग। कुकर खांसी रोग यानी बोले तो बटोरी खांसी रोग। अर्थात इसका जो उपनाम है वो होगा 100 दिवसीय कप रोग। और इस काली खांसी कुकर खांसी में मेन तौर से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो है श्वसन तंत्र या श्वसन अंग प्रणाली। और जो काली मौत रोग होता है या काली खांसी रोग होता है उस काली मौत या काली खांसी रोग को फैलाने वाला जो जीवाणु होता है वो उसका नाम होता है बार्डिटेला प्रेटुसिस जीवाणु। बार्डिटेला प्रेटुसिस जीवाणु। और इस काली खांसी रोग के उपचार के लिए एंटीबायोटिक औषधियों के अलावा मेन जो टीका होता है वो होता है DPT का टीका। यानी जो पहले बताया था टिटनस रोग वाले में, अर्थात 3 रोगों के इलाज में D मतलब डिप्थीरिया, P मतलब पर्टुसिस यानी काली खांसी, कुकर खांसी या 100 दिवसीय कफ, इसको हम बोलेंगे पर्टुसिस रोग। पर्टुसिस रोग भी बोल सकते हैं। तो डिप्थीरिया रोग के लिए, पर्टुसिस रोग के लिए और टिटनस रोग जो हमने पढ़ लिया है, इन तीनों रोगों के उपचार के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। तो काली खांसी के अदर नाम कुकर खांसी, 100 दिवसीय कफ
और परटूसिस रोग भी होते हैं। और उसमें फैलाने वाले जीवाणु के साथ में मेन टीका कौन सा होता है, उसका नाम है डीपीटी का टीका। ये 3 रोगों के इलाज के लिए होता है, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनस, काली खांसी या कुकर खांसी। इसके बाद में हमारा जो अगला रोग वो होगा डिप्थीरिया रोग। डिप्थीरिया रोग देखिए, यदि बच्चों को कच्चा दूध हम ज्यादा मात्रा में पिलाते हैं, बार बार कच्चा दूध पिलाते हैं, तो उस बच्चे को डिप्थीरिया रोग होने की शिकायत होती है। डिप्थीरिया जो रोग होता है इसको बोलते हैं गलघोंटू रोग। और जो डिप्थीरिया रोग या गलघोंटू रोग होता है, यह एक विशेष प्रकार का जीवाणु जिसका नाम होता है कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु के द्वारा होता है। कई जगह आपको इसका नाम मिलता है कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, न मिलकर कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, दोनों ही राइट होते हैं। कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु के द्वारा यह रोग फैलता है। और गलघोंटू या डिप्थीरिया जो रोग होता है, यदि बच्चों को कच्चा दूध ज्यादा मात्रा में पिलाते हैं तो खास तौर से डिप्थीरिया रोग होने की शिकायत हो जाती है। और यहाँ पर मेन डिप्थीरिया रोग के उपचार के लिए वही टीका पुनः, जिसका नाम है डीपीटी का। अर्थात आपको ध्यान है 2014 में जो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी, उसमें उसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मेन मुख्य उद्देश्य था टीकाकरण को बढ़ावा देना। और उसमें जो डीपीटी का टीका है वो 3 रोगों के इलाज के लिए काम आता है। एक बार पुनः, पहला डिप्थीरिया जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरा परटूसिस जो हमने पढ़ लिया है, काली खांसी, तीसरा टिटनस जो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के द्वारा होने वाला रोग होता है। इस डिप्थीरिया के अलावा जो अगला रोग है हमारा, वो होता है न्यूमोनिया रोग। और जो न्यूमोनिया रोग होता है, यह न्यूमोनिया रोग मुख्य रूप से जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। इसको फैलाने वाला जीवाणु जो होता है उसका नाम होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई, या इसको हम बोलेंगे, अगर नेम भी बोल सकते हैं इसका, वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। और न्यूमोनियाई को शॉर्ट में भी नाम दे सकते हैं न्यूमोनी जीवाणु। यानी यह कोकस या कोकाई प्रकार का जीवाणु होता है जो न्यूमोनिया रोग को फैलाने का कार्य करता है। और इसके उपचार के लिए भी एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधियां काम में ली जाती है। और इस न्यूमोनिया रोग के बाद में जो हमारा रोग होगा वो है 2 रिमी जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग है। उन रोगों में टीबी, कुष्ठ, टीबी क्षय या तपेदिक, और दूसरा कुष्ठ या हैंसन का रोग या लेप्रोसी रोग, और तीसरा डिप्थीरिया गलघोंटू जिसको बोलते हैं कंठरोहिणी रोग भी, और चौथा टिटनस धनुषाकार धनुस्तंभ के नाम से भी बोलते हैं उसको, हैजा। और उसके बाद में टाइफाइड या मोतीजरा या अंतर्जवर, यानी बोले तो पानी जरियों को। और उसके बाद में अगला काली खांसी या कुकर खांसी या 100 दिवसीय कफ या परटूसिस रोग। और उसके बाद में अगला रोग काली मौत या प्लेग, और उसके बाद में न्यूमोनिया रोग, और उसके बाद में साथ, और इसकी ट्रिक के रूप में आपको याद रखना है टीटी डिक्की में कुछ पक्की काली टिकट है या नहीं। और उसमें याज रोग भी इसी की श्रेणी में आता है। तो जो हमारा मानव रोग है उसमें जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं, उनमें आपको खास तौर से सबसे पहले पूछते हैं कि ये रोग किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से होते हैं और उसका
इलाज में टीका कौन सा होता है, जीवाणु का नाम क्या है और प्रभावित होने वाले पार्ट कौन से होते हैं। और यहाँ पर एक बात और, जितने भी टीका है, जितने भी वैक्सीन है, उसमें टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए हमारी भारत सरकार के द्वारा 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी और उसका मेन मुख्य उद्देश्य था टीकाकरण को बढ़ावा देना। उसमें बहुत सारे टीके होते हैं, जैसे डीपीटी वाला 3 रोगों के इलाज में, बीसीजी वाला और उसके साथ में विषाणु वाले जो रोग होते हैं उनमें भी वो टीके आते हैं, वो भी इसके साथ में ही जोड़े गए थे। तो मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य था टीकाकरण या वैक्सीन को बढ़ावा देना, ताकि जितने भी रोग हैं उनके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके और रोगों की जो फैलने की प्रक्रिया उसको धीमी की जा सके। और जो अगला हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे विषाणु के द्वारा होने वाले रोग। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे विषाणुओं के द्वारा, कवकों के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में।